हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आप सब इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अगर आपको सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन को पास करना है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन हो, तो आपका एनसीईआरटी के किताबों पर पकड़ होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि बिना एनसीईआरटी पढ़े या बिना इसका आप स्टडी किए, इसको अच्छे से समझे, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। विदाउट रीडिंग द एनसीईआरटी आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ से सब लोग एग्री करते हैं। अब बात ये आती है कि जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा के मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास अब इतना समय नहीं है कि वो एनसीईआरटी बुक्स को जो है वो पढ़ सकें। तो उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने का, आंसर राइटिंग करने का। उनके लिए अलग जो है वो सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे बच्चे जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने आज से पहले बीपीएससी की कोई परीक्षा नहीं दी है या जिन्होंने आज से पहले दिया भी है लेकिन उनको सफलता किसी कारणवश नहीं मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 71वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए हम लोग एनसीईआरटी की किताबों को किस तरीके से पढ़ेंगे। अभी आपके पास इनफ समय है। अगर सब कुछ ठीक रहता है, एग्जामिनेशन समय पर होता है, तो आपका जो प्री एग्जामिनेशन है वो 30 सितंबर को होने की संभावना है, जैसा कि पिछले 2 वर्षों से ट्रेंड है। अगर इस वर्ष की बात अगर छोड़ दी जाए तो आपके पास इनफ समय है। आप लोग अभी अपने एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। अब कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं बताता हूँ कि आप किस तरीके से इस किताब को पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लेने के लिए आपको क्लास 6 का जो है वो हिस्ट्री का बुक उठाया है और हमने चैप्टर 1 को लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, पहला चैप्टर जो है वाट वेयर हाउ एंड व्हेन, ये चैप्टर का नाम है। और यहाँ पर जो है वो इसका मैंने फ़ोटोग्राफ लिया है अपने बुक से और यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे कंटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपका ये बुक है। बुक के नाम से ही हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले अगर चैप्टर की नाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। बेसिकली इस पहले चैप्टर में आपको जो है वो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बताई जाएगी, किस तरीके से हिस्ट्री जो है वो शुरू हुआ, किस तरीके से इसको डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। साथ ही साथ जो है वो कहाँ कैसे हम लोग हिस्ट्री की आर्कोलॉजिकल चीज़ें और उनके जो सोर्सेज होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। अब बात आती है इसको पढ़ना कैसे है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखिए, ये मेरा बुक है। मैंने यहाँ पर इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब आप लोगों को बताने के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। आप यहाँ देखोगे, अंडरलाइन करना और हाईलाइट करना ये काफ़ी ज़्यादा फेमस तरीका है किसी भी बुक को समझने का और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी बुक आप पढ़ते हैं तो इनिशियल स्टडी में या शुरुआती के अध्ययन में आपको ऐसा लगेगा कि जितने जितने लाइन लिखे गए हैं सभी इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआती समय में, शुरुआती स्टडी में आप अंडरलाइन करते चलें, जो आपको समझ में आता है कि जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। ये नहीं सोचे कि कौन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या नहीं है। फैक्ट बस यही है कि आप जब 10 किताबों को पढ़ोगे, आप जब अपना समय कुछ इस पे लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे या बुक पे लगाओगे, तो आपको खुद फील होने लगेगा कि कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू एग्जामिनेशन हो। तो शुरू शुरू में आप हर कुछ को अंडरलाइन करोगे, चलेगा। आप जो आपको समझ में आता है अपने हिसाब से आप अंडरलाइन करते चलो। तो ये पहली बात हो गई अंडरलाइनिंग की। दूसरी बात आती है, आप देखते हैं कि बुक होता है और बुक के साइड में ना आपको मार्जिन्स दिखते हैं, कुछ खाली स्थान दिखते हैं। ऐसे इस तरफ से खाली स्थान होता है, इस तरफ से खाली स्थान होता है। तो मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। हमने इतना कंटेंट पढ़ा, हमने इतना कंटेंट पढ़ लिया और अब देखिए, बुक जो होता है ना, बुक इज़ द ऐसा है कि ये आपको ना भाषा के साथ जोड़ करके रखने का काम करता है ताकि आप बोर ना हो। तो बहुत सारी ऐसी बातें बुक में लिखी होती हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के हिसाब से ज़रूरी नहीं होता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस चीज़ को पढ़ा, पढ़ने के बाद जो मुझे लगा कि इस पूरे पेज को पढ़ने के बाद जो मेजर चीज़ मेरे दिमाग में आया, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है, मैंने उसको इसके मार्जिन पर लिखने की कोशिश की है। जैसे देखिए, पास्ट को या आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री के जानने के जो है सोर्सेज हैं, मैंने इतना पढ़ा, यहाँ से मुझे जो समझ में आया वो ये है कि आप मैन्युस्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट्स के माध्यम से जो है वो जान सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से जान सकते हैं। उसके अलावा केव पेंटिंग्स होते हैं, उसके अलावा जो है वो बोन ऑफ एनिमल्स होता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे बुक को या इस पूरे पेज को या इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो मेजर चीज़ें मुझे समझ में आई है उसको मैंने यहाँ पर राइट डाउन करने की कोशिश की है। और ध्यान रखिए मैंने यहाँ पर पेंसिल यूज़ किया है। इसके पीछे भी एक तर्क ये है कि जैसे बहुत सारे कंटेंट्स या इन्फॉर्मेशन होता है, चूँकि ये क्लास 6 का एनसीईआरटी है, इसमें ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे की कक्षाओं की किताबों को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस एंड फैक्ट्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि आपकी दिमाग से मिस हो जाते हैं। तो उसको अगर आप यहाँ पर लिख दोगे तो आप सेकेंड टाइम जब आप स्टडी करोगे, थर्ड टाइम आप किसी बुक को पढ़ोगे, तो आपको रादर दैन स्टडिंग दीज लाइन्स और दीज पैराग्राफ्स आप इसको पूरा पढ़ लोगे, वहाँ से आपको उस पूरे बुक का या इस पूरे चैप्टर का ना आपको एक माइंड में इमेज बन जाएगा कि इस बुक में या इस चैप्टर में मेजरली हमको पढ़ना क्या है। तो यहाँ से इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा, पेंसिल से लिखने का एक फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में चले गए, आपको याद हो गया, तो आप इसको मिटा करके कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसे फैक्ट्स लिख सकते हैं इसमें से फाइंड आउट करके जो कि अभी तक आपके दिमाग में नहीं है, या जो आपको लगता है कि इस चीज़ से रिलेटेड किसी दूसरे बुक में या किसी दूसरे सेल्फ हेल्प बुक में या हमारे कोचिंग के नोट्स में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बिंदु है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप इसको यहाँ पर नोट डाउन करके रख सकते हैं जब तक कि वो आपको याद ना हो जाए। इसी तरीके इस प्रक्रिया को आप अपनी परीक्षा तक चलाते रह सकते हैं। तो ये था दूसरा वे। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वे होता है वो इसके सामने नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो इसको आप लोग अवश्य करें। अगर आप लोग इस क्वेश्चंस को नहीं करते हैं तो ये निश्चित तौर पर ये होगा कि आपने चैप्टर तो कर लिया, आप जाहिर सी बात है कि आप जब आप करोगे तो आपको लगेगा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं, लेकिन वो टेम्पररी होता है, वो आपके माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा और वहीं से वो निकल जाएगा कुछ समय के बाद, हफ्ता 2 हफ्ता के बाद वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, और जितने प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं आप उसको बनाओ। साथ ही साथ आपके सामने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है, मैं आपको आज से ही बताता हूँ, क्लास 6 की एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कर ले। अगर आप इनिशियल हैं और आपने आज से पहले कोई परीक्षा नहीं दिया है तो आपको जो सबसे ज़्यादा जो चैलेंज आने वाला है वो आंसर राइटिंग में आने वाला है मेंस की परीक्षा में। अगर ईमानदारी से मैं बोलूँ तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास करना मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, मैं समझता हूँ, मैंने भी पास कर रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आसानी से पास कर लेते हैं, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में आप जो है वो जा कर के अटकते हो जब आपको आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ता है, जब आपको एस्से लिखने पड़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को 100 मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। वो शैली कैसे विकसित होगी, वो रातों रात विकसित नहीं हो सकती है कि प्री पास कर लिए तो मेंस में जो है वो हम रातों रात हमको लिखने आ जाएगा, नहीं आएगा भाई, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बेसिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे आप देखोगे, मैं आगे दिखाऊंगा कैसे इमेजिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें जो है एनसीईआरटी में दी जाती हैं उसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए, लेट्स रिटर्न टू द रशीदाज क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ द सम आंसर टू इट। यानी पहले जो पेज में जो मैंने आपको दिखाया था रशीदा का क्या सवाल था, रशीदाज सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फॉल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन, 100 years ago, हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो what had happened so many years ago। बेसिकली रसीदा ये सवाल पूछती है, अपने आप से ही पूछती है कि 100 years ago या 100 साल पहले जो है वो क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ, वो हम किस प्रकार से जान सकते हैं। तो इसको आप, अभी मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री को, या आप कह सकते हैं कि हमारे एंशिएंट टाइम को जानने के कई सारे सोर्सेज हैं। एक तो हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्स है, दूसरा हमारा जो है वो लिटरेचर के सोर्स होते हैं, कई सारे सोर्सेज होते हैं। तो उस हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन करके लिखोगे जैसे आप लिख सकते हो। ये नहीं सोचो कि हमको एक परफेक्ट इंसान बनना है तभी हम आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, तो ये कभी नहीं होने वाला है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, यहाँ पर देखो कीवर्ड्स भी दिए होते हैं, तो इन कीवर्ड्स को आप देखोगे, देखो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैवलिंग, तो आप इसको ना, ट्रैवलिंग है तो आप अपने इस एक नोटबुक में इसको क्या करो कि आप लिखो। लिखने के बाद जो है इसको आप 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि व्हाट डज ट्रैवलिंग मीन्स, यानी ट्रैवलिंग का क्या मतलब है। दूसरा है मैन्युस्क्रिप्ट है, तो मैन्युस्क्रिप्ट का क्या मतलब है उसको आप लिखने की कोशिश करो। तीसरा इंस्क्रिप्शन है, उसको आप 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। चौथा आर्कोलॉजी है, तो इसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। इस हिसाब से आप धीरे धीरे लिखने की शैली आप विकसित करोगे। ये तो दूसरी बात हो गई।
तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि आपके सामने चूँकि आप चाहे आप हिंदी में बुक पढ़ो या इंग्लिश में बुक पढ़ो, आपके सामने शब्द का जो है वो प्रॉब्लम आएगा। अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो भी आपके सामने बहुत सारे ऐसे शब्द आएँगे जिसका आपको अर्थ नहीं पता होगा, तो उसको आप लिखोगे और उसके लिए आप एक अलग से कॉपी तैयार करोगे। मैं आपको बताता हूँ, आपको 3 कॉपियाँ तैयार करनी है। पहली कॉपी क्या होगी कि आप जो है वो इसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आप लिखने की कोशिश करोगे, कीवर्ड्स जो दिए गए हैं उसको आप लिखने की कोशिश करोगे, एक्सप्लेन करोगे। यहीं से आज से ही आपकी जो है वो मेंस की तैयारी शुरू हो जाएगी, बिकॉज़ ये आपको ना आगे चल कर के बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो पहली कॉपी में आपको वो बात करना है। दूसरा, आपको शब्दकोश के लिए, चाहे आप हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, आप अपने जो है वो वर्ड्स पावर को इनरीच करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है आप एक कॉपी रखो और जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते हैं, गूगल करो या किसी भी माध्यम से जो है आप उसके अर्थ को समझो और समझने के बाद उस कॉपी में लिख दो। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको करनी है, वो आपने ये पूरा पढ़ लिया, आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब आप इसको बिना देखे हुए, बिना जो है वो इसकी सहायता लिए हुए समराइज़ करने की कोशिश करो कि इस पूरे चैप्टर से व्हाट आई हैव लर्न्ड, मैंने क्या सीखा इस पूरे चैप्टर से। मैंने अगर इस पर 1 घंटा समय दिया तो मैंने इस चीज़ से क्या सीखा? तो इसको आपको समराइज़ करने की कोशिश करना है। इनिशियल टाइम में आपको दिक्कत होगा, आपको किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो, किताबों का सहारा लो, देखो, लेकिन लिखो। लिखना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जो है वो देखिए, किताबें बिना सोच कर के पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन लिखने के लिए आपकी थिंकिंग पावर का, थिंकिंग जो है वो प्रोसेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आगे चल कर के आपको मेंस की परीक्षा में, इंटरव्यू में और इवन प्रीलिम्स में भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो यहाँ से आप इसको पूरा समराइज़ करने की कोशिश करो और पहले जो आप समराइज़ करोगे, तो मैंने भी ये किया है और मैं भी देख देख चुका हूँ सारे फेजेज़ को। पहले आप समराइज़ करोगे तो मान लो कि अगर 10 पेज का अगर कोई चैप्टर है, तो आप समरी बनाओगे तो वो 5 से 6 पेज तक पहुँच जाएगा। तो इसके लिए घबराना नहीं है कि अरे मेरा समरी है वो 5-6 पेज क्यों पहुँच गया? क्योंकि आपको ना शॉर्ट करने अभी नहीं आ रहा है। आप अभी जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ों को छाँट नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप अभी प्रिपरेशन के काफ़ी इनिशियल स्टेज में हो या फेज़ में हो, तो वो समय रहते आपको आएगा। उसके लिए आपको थोड़ा-सा समय इस पर बिताना पड़ेगा। तो ये 3-4 बातें हैं, अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर एनसीईआरटी जो है आपके फिंगर टिप पर होगा और एग्ज़ामिनेशन में आप अच्छा प्रदर्शन करोगे। चाहे भारत का कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, एनसीईआरटी के महत्व को कोई भी नहीं नकार सकता है, चाहे वो टेक्निकल एग्ज़ामिनेशन होता है या किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ामिनेशन होता है। तो एनसीईआरटी के साथ आप जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल करो और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें अपने खाली समय में बैठो और उसको सोचने की कोशिश करो कि ये सवाल है, अगर ये सवाल है, जैसे मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ करके जाता हूँ कि एंशिएंट टाइम्स में जब लोगों को जो है वो दफनाया जाता था, कई सारे समाधियों के जो है एग्जाम मतलब एविडेंसेस मिले हैं। तो बहुत सारे एविडेंस ये मिले हैं कि जो कुछ एरिया से, कि अगर उनकी समाधि बनाई जाती थी, उनको दफनाया जाता था, उनके साथ खाने पीने की चीज़ें, साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स और यहाँ तक कि स्लेव्स और गॉड्स को भी जो है वो दफनाया जाता था उसके साथ। अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये क्यों ऐसा होता था, तो इन सवालों के साथ आप बैठो, इमेजिन करने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों होता था, क्या बेसिक रीजंस हो सकते थे। तो ये ना आपके थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसको आप जब आपको एक निष्कर्ष पर पहुँचो तो इसको पेन और पेपर पर लिख दो। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा शुरू में आप समय ले लो, एक चैप्टर पर आप 1 दिन का पूरा समय ले लो, उसको समझो और उसमें फ़ील करो, उसको उसमें पूरे तरीके से समा जाओ। तभी जाकर के आप इसको जो है वो फ़ील कर पाओगे, समझ पाओगे। और जिस दिन आप इसको फ़ील करने लगे, समझने लगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ने से मज़ेदार चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये इतनी खूबसूरती से इन किताबों को लिखा जाता है कि अगर एक बार इसके भाषा को, एक बार इसके शब्दकोश को, एक बार इसके थॉट प्रोसेस को अगर आप ग्रैब करने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और निश्चित तौर पर अगर आप इसको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हो, तो आपकी परीक्षा में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला होगा। तो ये था एक छोटा-सा वीडियो जो मैंने अपने अनुभवों से या अपने तैयारी के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश की। इस तरह के वीडियोज़ अब चैनल पर रेगुलर मिलते रहेंगे। हालाँकि मैंने इससे पहले कई दफ़ा प्रॉमिस कर रखा है, बट मैं उस पे स्टिक नहीं हो पाता हूँ, ये मेरी एक कमी है। बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डू द थिंग्स जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।